हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलएसएन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम मैथ्स के पीवाईक्यू कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है। पिछली 3 क्लासेज में मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप माने तो 15 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में मैथ के। तो लगभग 4 पेपर में आपको करवा चुका हूँ, और आज की क्लास में भी हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, 2/3, 7/9 और 14/15 का एलसीएम क्या है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है कि 2/3, 7/9 और 14/15 का। जब भी हमें कोई भिन्न दी होती है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज ये भिन्न दे रखी है हमें, जो ये भिन्न दे रखी है 2/3, 2/3, 2/3, 7/9, 14/15। अगर हमें बोले कि एचसीएफ निकालना है तो जो अंश है उनका एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर है उनका एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ रहा है। और अगर एलसीएम बोले तो ऊपर वाले का, यानी कि अंश जो है उनका एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम पूछा है तो 2/3 और 7/9 और 14/15, इसका हमसे एलसीएम पूछा है। तो जो ऊपर है यानी कि अंश है उनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 7, 14। तो 2 और 7 और 14 का एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई। 2, 7 और 14। पहले तो जो कॉमन हमें दिखाई दे रहा है वो हम निकाल लेंगे बाहर। जैसे कि यहाँ से 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, ये नहीं कटा, 2। यहाँ से 1, 7 दूनी 14। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। यानी कि एलसीएम कितना आया अपना, 7 दूनी 14। यानी कि एलसीएम कितना आया, 14। और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना है, 15, 9 और 3। यानी कि एचसीएफ निकालना है किसका, 15, 9 और 3। ये एचसीएफ पूरा कॉमन खींच लेंगे जितना भी है। 3 पे कट रहा है पहले, 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। और कोई कॉमन दिख रहा है सब में, और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, जो हमसे इन 3 भिन्नों का एलसीएम पूछा था वो क्या रहेगा, 14/3। क्या रहेगा, 14/3, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जैसे कि कल की क्लास में, जो इससे पहले क्लास थी, तीसरी क्लास थी, उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन पे। वो मैंने इंक्लूड कर रखा है, लास्ट का क्वेश्चन है वो, लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरी डालिए। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पर। सिंप्लीफिकेशन आपने ये रूल पढ़ा होगा। सिंप्लीफिकेशन के जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इस रूल को ध्यान में रखते हैं। बोडमास पढ़ा है ना। एक ये होता है, ये वर्नाकुलर होता है, जिसका मतलब बार होता है। पहले बार वाले को सोल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट वाले को, फिर ऑफ यानी कि हिंदी में का बोलते हैं जिसे, फिर डिवीजन यानी भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, यहाँ पे एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में दिख रहा है, ये ऑफ एन के बीच में यानी का है, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ऊपर कितना है, 10। ये कितना आ गया, 1/4। 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/4। ठीक है। इसके आगे निशान जो है वो है माइनस का। फिर ये जो ये ब्रैकेट में है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे 6 से 3 गया 3, यहाँ से 3 पे कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहाँ पे गुणा का निशान है तो 3 की 3 से गुणा हो जाएगी, यानी 9/2 आ जाएगा उस ब्रैकेट का। 9/2 कितना आ रहा है, 9/2। फिर बाहर वाला
देखो यहाँ पे ऑफ है यानी कि का है, तो ये पहले 16 होगा, 8 पंजा 40 और ऊपर 20 है, ठीक है, ऊपर क्या है 20 है, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, और बीच में क्या है गुणा का निशान, तो 1/2, बीच में गुणा का निशान है, 9 से 9 की गुणा होगी कितना 9, 2 से 2 की गुणा 4, माइनस में कितना है 1/4, कितना हो जाएगा भाई, नीचे 4 एलसीएम लेंगे, सेम सेम है नीचे तो डायरेक्ट घट जाएगा, 9 से 1 गया 8, 4 से 2 पे कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना हो जाएगा भाई 2। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो अपने रहते हैं ना, उसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पहले कौन सा करना है, जैसे कि आप ये नहीं कर सकते पहले आपने डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया कि 5 से 20 को डिवाइड करा 4 आ गया, फिर आप 4 से 8 की गुना कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। बोर्ड मास के रूल को आपको ध्यान में रखना है कि पहले बार वाला जो जहाँ पे 12 होता है पहले वो सोल्व करना है, फिर ब्रैकेट जो ब्रैकेट में रहता है पहले फिर वो सोल्व करना है, फिर ऑफ वाला यानी कि का, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शंस। समझ में आया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना परसेंटेज पे, पॉपुलेशन बेस सवाल है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है तो एक वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? यानी कि एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ गई, 5% बढ़ के वो इतनी हो गई, ठीक है, तो उससे पहली साल कितनी जनसंख्या थी वो हमसे पूछा है, ठीक है। पहली साल हम मान लेते हैं कि भाई उस शहर की जनसंख्या वो x थी, फिर अगली साल कितनी बढ़ी 5%, 5%, जहाँ पे भी 5% बढ़ना 5% घटना तो हम 100 पे देखते हैं। 5% बढ़ा है तो हम करेंगे कि भाई 100 पे 100% पे कितना 5% बढ़ गया। अगर घटाने को बोलेगा तो हम 100% पे क्या बोलेंगे कि 5% घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 5% बढ़ गया यानी कि 100 पे 5 बढ़ गया तो 105/100, तो कितना हो गया बढ़ के जनसंख्या 1,85,220, ठीक है भैया। अब ये 105 देखो 5 पे कट रहा है, 5 पे कट जाएगा 20, 5 पे कट जाएगा 21, 21 वहाँ से जाके यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 21 से डिवाइड करेंगे 21 8 168, 168, 68 से 75 पे जाएंगे 7 और 10 वो 17, तो यहाँ पे 172 होगा, तो 21 8 फिर से 168, 168 से 72 पे जाने के लिए 4, यहाँ पे उतारेंगे कितना 2, 21 दूनी 42 और 0 एज इट इज़, 20 की और इसकी गुना करेंगे यानी इसका डबल ही करना है ना, पीछे 2 0 लगानी है, तो 4 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और डबल 0 पीछे, कितनी थी उसकी पहले साल की जो जनसंख्या थी उस शहर की कितनी थी 1,76,400 रुपये, सॉरी 1,76,400, जनसंख्या कितनी थी 1,76,400। आंसर अपना क्या रहेगा सी ऑप्शन, ऑप्शन रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक का चिन्ह लगाता है, यानी कि जिस पे वो खरीद के लाया था ना उससे 20% बढ़ा देता है, अंकित मूल्य दिखाता है कि मान लो मैं 100 पे कोई चीज़ लाया, कोई मेरे से वो खरीदने आ गया तो मैं उसको 20% बढ़ा के बोलूँगा यानी कि 120% पे बोलूँगा उसे, ठीक है। लेकिन नगद भुगतान पर 10% की छूट दे देता है। अगर कोई कैश दे रहा है नगद दे रहा है तो उसको 10% की छूट दे रहा है। शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा यानी कि उसको नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लो कि वो चीज़ जो इसने खरीदी वो 100x में खरीदी, ठीक है, दिखा कितने में रहा है यानी कि अंकित कितने में करता उसको, उसका अंकित मूल्य कितना दर्शाता वो 20% ज़्यादा, यानी कि 100 का 20% ज़्यादा 120, 100x से 120x हो गया। फिर जो ये अंकित मूल्य है उसका उस पर वो डिस्काउंट दे देता है, कितना डिस्काउंट देता है भाई 10% का, 10% का यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया, 120 से 12 जाएगा तो कितना रह जाएगा भाई 108, 108। तो पूछा शुद्ध लाभ कितना है, खरीदी 100x में बेचा 108 में, तो कितने का फायदा है 8 पर। किस पर फायदा हुआ है यहाँ पे 8x का फायदा किस पर हुआ है 100x पर। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, 100 से 100 कट जाता है, x से x कट गया, कितना फायदा हुआ है 8% का, कितना फायदा 8% का। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हम ये PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे आपका फ़ायदा क्या है, अगर आप अच्छे लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आप अपना एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो, जो कुछ भी आपने सीखा उसको टेस्ट कर सकते हो कि मेरा कौन सा चैप्टर वीक है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं, या कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है। और जो बिगिनर्स है, जिन्होंने अभी तैयारी की है, अभी बस ये CT जो दिया था वहीं से तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो वो देख सकते हैं कि आपके जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप पर। P और Q ने क्रमशः 2400 रुपये और 3600 रुपये के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 3 वर्ष के अंत में Q 1800 रुपये निकाल लेता है तो 5 वर्ष के अंत में P और Q के लाभ का अनुपात हमें बताना है। जो पार्टनरशिप का बेसिक है वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता तो आप पिछली क्लास को रेफर कर सकते हो। इसमें क्या बोल रहा है कि P और Q है, ठीक है, P और Q है। ये 2400 लगाता है, ये 3600। ये कितने पैसे लगाता है भाई, 2400, और ये 3600। टोटल कितने साल की बात चल रही है, टोटल बात चल रही है हमारी 5 वर्ष की, यानी कि 5 साल टोटल वो बिजनेस में रहते हैं। फिर क्या बोलता है कि 3 साल के अंत में, 3 वर्ष के अंत में क्या 1800 रुपये निकाल लेता है, यानी कि 3 साल तो ऐसे ही रहता है, 3600 रुपये अपना लगाता रहता है। फिर उसके बाद वो 1800 निकाल लेता अपनी जो निवेश कर रहा था, जो अमाउंट वो निवेश कर रहा था, 3600 से 1800 निकाला तो कितना रह गया भाई, 1800। और टोटल 5 साल कर रहा है, 3 साल यहाँ पे लगा दिए तो 2 साल यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। और P के बारे में कुछ बोला नहीं कि उसने अपना पैसा निकाला या नहीं निकाला, तो वो शुरू से अंत तक था, यानी कि पूरे 5 साल था, पूरे 5 साल था। पूछा क्या है, जो उनको लाभ होगा उनका निवेश, लाभ का जो अनुपात पूछा है भाई, इनका जो लाभ का अनुपात कैसे बढ़ता है, जो उनको प्रॉफिट होगा वो कैसे बढ़ता है, उनके निवेश के रेशियो में, यानी कि हमने अल्टीमेटली निवेश का रेशियो ही तो निकाल लेंगे। देखो 2 जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डायरेक्ट कट जाएंगे क्योंकि रेशियो में है। और क्या कट रहा है हमारा, 6 पे कट रहा है, 6 चौका 24, 6 6 36 और 6 तिये 18। यहाँ पे प्लस का निशान है ना, तो ध्यान रखना अगर आप जब ऐसे काटो ना रेशियो में, तो यहाँ पे भी कटना चाहिए और यहाँ पे भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे कट गया और यहाँ पे कट गया, यहाँ पे नहीं कटा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना इस बात का। और हम 2 पे काट सकते हैं, जैसे कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 तिया 6 और 2 यहाँ पे भी है, 2 दूना 4। तो और कुछ मुझे कॉमन नहीं दिखाई दे रहा कि जो कट चुके। रेशियो निकाल लेंगे अब, 5 दूना 10, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 तिया 9, 9 प्लस 3 कितना 12, 2 पे कट जाएगा, 2 पंजा 10 और 2 छिक्के 12, यानी कि उनके निवेश का या फिर प्रॉफिट का अनुपात कितना आया है, 5:6 का, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आपको ये समझ में आया, आसान सा था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कितने साल तक रहा, कितना पैसा निकाला, जो पैसा निकालेगा जो वो इन्वेस्ट कर रहा था ना उसी से निकालेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक ध्यान में रखना अपने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट से, और आज की क्लास में ना मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज हो गया आपका, पूरा अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा के भी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो लगभग सारे चैप्टर इंक्लूड हो जाएं, तो मैंने ऐसा कुछ प्लान किया आज की क्लास में। ये क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1980, 2070 हो जाती हैं, तो वह राशि कितनी है। वो राशि बतानी है हमें जो 2 वर्षों में 1980 हो जाएगी और तीसरी साल में 2070 हो जाएगी, ठीक है, वो राशि हमें बतानी है। देखो दूसरी साल में कितनी है 1980, और तीसरी साल में कितनी है 2070। अगर आपको पता है जो साधारण ब्याज हमारा रहता है ना, तो उसका ब्याज जो पहली साल पे हो या फिर 20वीं साल पे हो वो बराबर रहता है, क्योंकि जो साधारण ब्याज में जो हमारा प्रिंसिपल मूलधन रहता है, जो ब्याज लगता है ना वो मूलधन पर लगता है। मान लो 100 रुपये लगाए, ठीक है, 100 रुपये लगाए, पहले 10% का ब्याज है, पहले साल भी 10 उसका इंटरेस्ट बनेगा, 20वीं साल देखेंगे वो भी इसका 10 इंटरेस्ट बनेगा, एक पर्टिकुलर साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 साल का ब्याज कितना है, यहाँ पे 80 से जाएंगे, 20 आगे बढ़ाया तो 2000 हो जाएगा, 2000 से 70 पे जाएंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है, कितना आ रहा है
90। ये क्या है हमारा? 1 साल का ब्याज। ये क्या है हमारा? 1 साल का ब्याज। ठीक है, 1 साल का 90 है तो ये 2 साल में हुई है, ये अमाउंट 2 साल में हुई है, यानी कि 2 साल का ब्याज लगा होगा। पहली साल में यहाँ पे 90 लगा होगा, फिर दूसरी साल में फिर 90 लगा होगा, और मूलधन में जुड़ के ये हमारा अमाउंट आया होगा। समझ रहे हो ना? तो 90 और 90 180, यानी कि इन 2 सालों में, पिछली 2 सालों में 180 ब्याज लगा होगा। अगर हम 1980, यानी कि जो 2 साल में अमाउंट हुई थी मेरे हमारी आखिरी में, उससे ये जो 2 साल का ब्याज है वो घटा दें, यानी कि जो 180 होता है, जीरो जीरो और 18, तो ये हमारा क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 1800 मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको जो ये क्लासेस चल रही है, आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया, मैंने सोल्व किया, मैंने ऐसे बोल दिया कि इससे आप अगर 3 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं है, आपको इन क्लासेस में बताया जा रहा है कि 3 से गुना क्यों करी जा रही है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी कि किसी राशि पर हम चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं तो 8 साल में दोगुनी बन जाती है उसकी। ठीक है, कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी? तो पूछा है कि 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या रहता है, मिश्र धन का, अमाउंट का, वो हमारा रहता है P1 + R/100 पावर n। n होता है कि कितने साल तक के लिए इंटरेस्ट ब्याज लगाया और कितने सालों तक लगाया, और r रहता हमारा ब्याज, इंटरेस्ट, p हमारी रहती है क्या? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। तो ये है यहाँ पे इसने पूछा है कि जो अमाउंट है वो 2 साल डबल हो जाती है 8 सालों में। कितनी हो जाती है? 8 सालों में। तो 4 गुना कितने सालों में होगी? हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो था 1। ठीक है, और हमारी जो अमाउंट थी, यानी कि जो मिश्र धन था, वो था 2। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? अमाउंट का, यानी कि किसका? मिश्र धन का, मिश्र धन का। ठीक है, तो अमाउंट कितनी मानी थी? 2। पी हमारा क्या है? 1। यहाँ पे 1 + R/100, ऊपर n कितने टाइम में डबल हो गई थी? 8 सालों में। कितने टाइम में? 8 सालों में डबल हो गई थी। ठीक है, पूछा है कि 4 गुना, 4 गुना करने के लिए क्या करना है? यहाँ से 2 से मल्टीप्लिकेशन ही तो करनी है। ठीक है, या फिर हम पूरे का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, पूरे का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों साइड का वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 2 का वर्ग करेंगे तो 4, इस पूरे का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। इसके ऊपर अगर वर्ग करेंगे, जैसे हमने अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी हो ऐसी, ए के ऊपर m और n, तो ये पावर आपसरी में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी, m × n। तो यहाँ पे अगर हम पूरा स्क्वायर लगाएंगे तो 8 के ऊपर 2 चढ़ेगा, जैसे ऐसे, तो 8 और 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + R/100, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 16। यानी कि जो अमाउंट है हमारी 16 सालों में कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 8 सालों में डबल हो रही थी, 8 सालों में क्या हो रही थी? डबल हो रही थी। 16 सालों में क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुना। समझ में आया? अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आंसर हमारा क्या है? 16 सालों में। क्या आंसर आया है? 16 सालों में। 16 सालों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुधारू किसान के डिब्बे में 6 लीटर दूध है। उसकी पत्नी उसमें पानी मिलाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 हो जाता है। किसान को कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:1 हो जाए? क्वेश्चन समझ में आया? एक किसान है, उसके पास कोई बर्तन है, उसमें 6 लीटर दूध है, उसकी पत्नी उसमें कुछ पानी मिला देती है, जिससे उसका अनुपात बिगड़ जाता है। अनुपात क्या हो जाता है? 4:1 का। तो फिर पूछा कि किसान उसमें दूध कितना मिलाए कि अनुपात कितना हो जाए? दूध और पानी का 5 और 1। तो पहले कितना था? मिल्क कितना था? मिल्क वो था 6 लीटर।
उसकी पत्नी ने कुछ पानी मिलाया, तो अनुपात कितना हो गया? अनुपात हो गया हमारा 4 और 1 का, 4 और 1 पार्ट का, ये रेशियो है यहाँ पे। लेकिन दूध तो कितना था? 6 था, यानी कि 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी अपनी? 6 होगी, यानी कि 4x किसके बराबर होगा? 6। और x किसके बराबर हो जाएगा? 6/4। 2 पे काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। एक पार्ट की वैल्यू यानी कि x जो हमने लगा रखा है एक पार्ट, उसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा और कितना हो जाएगा? 6। यानी कि 4 में अगर x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, 2 से 2 कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? जो एक पार्ट की वैल्यू आई थी 3/2 यानी कि डेढ़, 1.5। फिर पूछा है कि जो किसान है वो कितना दूध मिलाए कि जो मिक्सचर, जो मिश्रण का अनुपात है मिल्क और दूध उसका, सॉरी दूध और पानी का, वो 5 और 1 हो जाए। क्या मिलाना है? कितना दूध मिलाएगा वो। यहाँ पे दूध है ना, तो उसी में पूछ रहा है कि कितना ऐड करें, रेशियो कितना हो जाए? 5 और 1 का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। यहाँ पे कितना है? 6, यहाँ पे कितना है? ए। 15 पंजे 75, 1 पॉइंट डेसिमल लग जाएगा। 6 वहाँ पे जाके कितना आ जाएगा? डेढ़ रह जाएगा। ए क्या माना था हमने? मिल्क कितना ऐड किया होगा, तो कितना ऐड किया होगा? 1.5। कितना ऐड किया होगा भाई? 1.5। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ रहा है तो आप लिखे कमेंट में कि हाँ सर समझ में आ रहे हैं, जिससे आपका इंटरेक्शन बढ़े। मुझे भी पता चले कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उस अकॉर्डिंगली मैं अगली क्लासेस का प्लान करूँ। अगला क्वेश्चन अपना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2 और 1। यदि ए और सी की वर्तमान आयु में अंतर 9 वर्ष है तो ए बी सी का वर्तमान आयु का औसत हमें बताना है। पहले क्या बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई? 7/8। और बी और सी का कितना है? बी और सी का अनुपात कितना है? 2 और 1। क्योंकि बी तो, अगर कोई पर्सन है बी, उसकी एज तो सेम ही रहेगी ना, उसको अलग अलग तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। इसको मेरा आगे जाके हम बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बी और सी का अनुपात कितना है भाई? 2 और 1। और ए और सी की वर्तमान आयु में अंतर आगे दे रखा है, वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे 8 करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? 2 कर देते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ए बी सी 7 8 2 1 ऐसे लिखा हुआ था। देखिए इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो इनकी एज बराबर हो जाएगी। नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 7 ऊपर है तो ऊपर नहीं होगी मल्टीप्लाई, तो नीचे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 होगा ना, सॉरी। तो इनका रेशियो भी मेंटेन है, जैसे कि बी और सी का अलग से देखेंगे तो कितना? 4 पे 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 और 1 का रेशियो ही रह जाएगा, जो कि पहले क्वेश्चन में दिया गया था, ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 यहाँ पे कट रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और नहीं कट रहा कुछ भी, तो 7 8, 7 रेशियो 8, और रेशियो कितना? 4। वही रेशियो जो यहाँ पे आया है वो यहाँ पे भी आया है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। फिर क्या बोला है कि ए और सी की आयु में अंतर 9 साल का है। ये रहा ए, ये रहा सी, इनमें अगर हम रेशियो में अंतर देखें तो वो तो 3 पार्ट का आ रहा है, वो बोल रहा है कि 9 साल का अंतर है, तो एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है सर? 3 आ रही है। फिर क्या पूछा है? तो हमें बताना है कि ए बी सी की जो वर्तमान आयु है उसका औसत क्या होगा, उसका औसत क्या होगा। 7 और 8 कितना? 15 और 4 19। जोड़ कितना राशियों का? 19। संख्या कितनी है उनकी? 3। गुणा में क्या करना है? 3। 3 से 3 घट जाएगा, औसत कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। सर कैसे निकाला ये, कैसे आ गया ये औसत? देखिए एवरेज का एक फंडा होता है, एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज में अगर आप सभी की संख्या में
तीन तीन से गुणा कर रहे हो, पाँच पाँच से गुणा कर रहे हो, या उसमें चार 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 इक्वली पार्ट में जोड़ रहे हो, तो एवरेज में भी चार चार से जुड़ जाएगा। जो भी आप राशि से, सेम राशि से हर एक संख्या में गुणा करोगे, भाग करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो एवरेज में भी वो मल्टीप्लाई, गुणा या भाग हो जाएगा। तो ये तीन तीन जो है एक पार्ट की वैल्यू थी, तो देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन होती। एट द एंड हम क्या करते, 7 और 3 करते, रेशियो की वैल्यू पुट करके एवरेज कैसे निकालते, 7 और 3 की गुणा करते, फिर 8 और 3 की करते यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या करते, 4 और 3 की करते, और नीचे क्या है, 3 है। अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालते, तो 3 कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाता, यहाँ से कितना आ जाता, 7, यहाँ से 8 और यहाँ से 4, और नीचे तो 3 था ही, तो यहाँ से ये कट जाता। वही मैंने शॉर्ट में किया है यहाँ पे। ये शॉर्ट मेथड आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपको पता है इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको भी तेज़ भागना होगा घोड़े की तरह अगर एग्जाम क्लियर करना हो तो कितना आंसर आया, 15 और 4 19। औसत आयु कितनी आई ABC की, 19। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स PQR। PQR कोई 3 नंबर है, उनका अनुपात 15, 17 और 20 का है। यदि इन संख्याओं का योग 3640 है, तो क्या और P के अंतर और R और Q के अंतर का अनुपात हमें बताना है। कितनी संख्या दे रखी है, PQR, अनुपात कितना दे रखा है, 15, 17, 20, राइट। फिर क्या बोल रखा है, इनका जो जोड़ है, इनका जो योग है वो है 3640। कितना है, 3640। रेशियो में कितना जोड़ बन रहा है, 15 और 7 22 और 10 32। 32 यहाँ पे कितना बन गया, 52। कितना बन गया, 52। 15 और 7 22, 22 और 10 32, 32 42 52। देखो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से कट रही है, यहाँ पे भी 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे, 4 से काटने में कितना आ जाएगा, 13, नीचे 13, 4 से ऊपर काटेंगे, 4 निमा 36, यहाँ पे इतना, 13 सत्ते 91। टेबल्स याद है ना, पहाड़े याद है ना, 13 सत्ते 91 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 क्या आया यहाँ पे, ये आया है सर एक पार्ट की वैल्यू। ये क्या आई है, एक पार्ट की वैल्यू आई है, क्योंकि टोटल पार्ट हमारे बन रहे थे 52, जो रियल में इनका जोड़ बन रहा था संख्याओं का वो 3640, उससे डिवाइड किया तो एक पार्ट की हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है कि P और R का अंतर, P और R का अंतर, P और R का अंतर कितना है, 5 पार्ट का, 5 पार्ट लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। और पूछा है R और Q के अंतर, R और Q का अंतर कितना है, 3 पार्ट का। कितना भाई, 3 पार्ट का। कितना बन रहा है, 3 पार्ट का। Q और P, R और Q, Q और P यहाँ पे 2 पार्ट का बन रहा है, सॉरी, इसका पूछा है क्या और P, हाँ क्या और P का पूछा है ना, तो 15 और 17 में कितना बन रहा है, 2 पार्ट का अंतर। लास्ट में किसका पूछा था, लास्ट में पूछा था R और Q का, R और Q का बन रहा है 3 पार्ट। देखो यहाँ पे जो पार्ट की हम वैल्यू रखेंगे, 70 जो वैल्यू थी, हमें कोई जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम करें। हमें पता है कि वो जो पार्ट है वो यहाँ पे भी आके मल्टीप्लिकेशन में आएगा, वो यहाँ पे भी आएगा, रेशियो में है तो अल्टीमेटली वो कट जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, फिर कैलकुलेशन करें, फिर उसको काटे, फिर आंसर निकालें। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, P से P जो पार्ट की वैल्यू वो कट जाएगी, और हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 किसका रेशियो है, ये रेशियो है Q और P के अंतर का और R और Q के अंतर का, 2:3, जो कि हमारा D ऑप्शन रहेगा। समझ में आ रहा है भाई क्वेश्चन, बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ए और बी सी की कार्य कुशलता का अनुपात, यानी कि उनके एफिशिएंसी, वो कितना काम कर सकते हैं। अगर मिनट के हिसाब से देखें तो पर मिनट, पर डे, पर आवर, ठीक है। वे तीनों मिलकर एक कार्य को 60 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलके। ए अकेला उसी कार्य का 50% हिस्सा कितने घंटों में पूरा करेगा। टाइम एंड वर्क का भी पूरा कॉन्सेप्ट, एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम किस लिए लिया जाता है, ठीक है, कैसे फिर उनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकलती है, वो सब चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ मैं आपको। तो ए बी सी की कार्य कुशलता का अनुपात, ए बी सी, ये हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, यानी कि कार्य कुशलता कितना कितना रेशियो दिया है, 3 5 6 का, 3 5 6 का।
वो तीनों मिलकर एक कार्य को 60 घंटों में पूरा करते हैं। यानी घंटे की बात चल रही है तो ए पर घंटे में 3 काम कर रहा होगा, बी पर घंटे में 5 और सी 6 काम कर रहा होगा। तीनों मिलके एक घंटे में कितना काम करेंगे सर? 3 5 8 और 6 14, यानी कि एक घंटे में तीनों का काम कितना होगा सर? 14 होगा। वो बोल रहा है कि 60 घंटे में पूरा करते हैं, तो सर 60 घंटे में पूरा करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी जुड़ के अगर एक दिन में 14 आ रही है, 5 6 11 और 3 14, अगर वो 60 घंटे में काम कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एफिशिएंसी है, तो टोटल काम उन्होंने कितना किया होगा सर? 14 6 84, यानी कि 840 काम करा होगा। ये क्या है? टोटल वर्क है, राइट। आगे क्या है कि फिर उसने पूछा कि ए अकेला 50%, ए अकेला, ए की अकेले की एक घंटे की एफिशिएंसी कितनी है सर? 3 है, ठीक है। 50%, 50% मतलब इसका 50% टोटल काम का कितना हो जाएगा? इसका 50% 420। और ए की अकेले की एफिशिएंसी पर घंटे की कितनी है सर? 3 है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। पूछा क्या है? टाइम पूछा है, मतलब कि टोटल वर्क हमने ऊपर रख लिया जो ए को करना है, ठीक है, और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हमने नीचे रख लिया। तो हमारा क्या निकला आएगा? टाइम निकला आएगा सर। क्या निकला आएगा? टाइम निकला आएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 14 तिये 42, 14 तिये 42, 140। क्या जाएगा सर? 140। 140 घंटे में ए अकेला उस काम के आधे हिस्से को, यानी कि 50% को पूरा कर देगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अब बोट टेक 5 आवर्स एंड 36 मिनट, यानी कि हिंदी में देख लेते हैं। एक नाव को धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर और धारा के विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे 36 मिनट लगते हैं। यानी कि वो धारा के अनुकूल एक डिस्टेंस को कवर करती है, फिर वापस आती है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, तो उसको पूरा टाइम कितना लगता है? 5 घंटे 36 मिनट। यदि नाव की धारा के अनुकूल की गति धारा के विपरीत गति से 125% ज़्यादा है तो धारा के विपरीत 2 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक नाव है भाई, वो पहले क्या चलती है? धारा के अनुकूल, ऐसे, फिर वो वापस आती है धारा के अनुकूल, यानी कि इसको अगर हम डाउन स्ट्रीम बोले, इसको अपस्ट्रीम। ये हो गया अनुकूल, ये क्या हो गया? विपरीत दिशा में, ठीक है। इसने बोला कि जो स्पीड है, गति है, धारा के अनुकूल की गति यानी कि डाउन स्ट्रीम की गति अपस्ट्रीम से कितनी ज़्यादा है? 125%। 125% मतलब 100 से 125 ज़्यादा, यानी कि 225/100। 100 पे 125 ज़्यादा कितना हो जाएगा? 225/100। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, यानी कि ये किसकी स्पीड हो जाएगी? अपस्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम ज़्यादा था तो ज़्यादा वाली किसकी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम की। रेशियो में तो हम वेरिएबल मान लेते हैं, 9वीं हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड और 4वीं अपस्ट्रीम की स्पीड को मान लेते हैं। 2 घंटे में पूरी दूरी तय करता है, यानी कि धारा के अनुकूल जाना फिर विपरीत आना। इसमें पूरा टाइम कितना लगता है? इसमें लगता है सर 5 घंटे 36 मिनट। ओके, पूरा डिस्टेंस कितना है? डाउन स्ट्रीम में कितना है? अनुकूल में 54 किलोमीटर। वो कितने में कवर करती है? 9वीं में। यहाँ पे मैं लिख लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और यहाँ पे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना था? 32 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम स्पीड कितनी है? 4वीं की। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे 36 मिनट। 5 घंटे 36 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 5 घंटे हैं, यहाँ पे 36 मिनट, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? छिक छिक 36, 6 दाया, 2 पे कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 5 घंटे यहाँ पे थे ही, तो 5 पंजे 25, 25 तिया 28, यानी कि 16 उसको करेंगे हम तो 28/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28/5। 5 पंजे 25, 3 28/5। ये भी अब क्या हो गया? पूरा किलोमीटर पर आवर में हो गया। देखो काटेंगे, यहाँ पे 4 से 8 कट रहा है, 32 कट रहा है 4 से 8 बार, 9 से 54 कट रहा है 6 पे। यहाँ से काटेंगे, कोई कॉमन दिख रहा है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 2 पे कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 14 पे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पे था, नीचे कितना आ जाएगा? 3v। यहाँ पे कितना है? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? v। यहाँ पे 14/5। देखो नीचे सेम है, v है तो एलसीएम v ही आएगा, और ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 3 और 4 कितना? 7। यहाँ पे कितना? 14/5। 7 से 14 को काटेंगे 2 पर, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो v यहाँ पे नीचे है, ये इस तरफ आएंगे तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी v कितना हो जाएगा? 5/4
दो, कितना हो जाएगा 5/2। हमें निकालना क्या है कि अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम की जो हमारी स्पीड है वो कितनी आई है 5/2, और अपस्ट्रीम कितना माना था हमने 4v, कितना माना था 4v। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4, v की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितनी 5/2, 5/2 ये स्पीड हो गई। ठीक है, 4v मानी थी ना अपस्ट्रीम की स्पीड, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में 4v, तो 4 एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी जो कि कितनी थी 5/2 यहाँ पे। और कितने घंटे में पूछी है 2 घंटे में, तो 2 से 2 कट जाएगा और 4 पंजा 20, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 20, कितना 20, 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो तय कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या थी स्पीड था और यहाँ पे ये टाइम दिया था कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो कितना करेगा 20 किलोमीटर, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण है x² + bx + c = 0 के लिए मूलों का योग, अगर मूलों का योग हमें कितना दे रखा है -8 और दोनों मूलों का गुणनफल हमें दे रखा है 16, तो b और c बताना है हमें उसका मान क्या होगा। ठीक है, ये हमारी द्विघात समीकरण दे रखी है हमें x² प्लस में bx प्लस में c = 0। अगर आपको याद हो तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है -b/a, यानी -b/a। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, यानी कि c/a। ए जो होता है यहाँ पे होता है, देखिए जो एक स्टैंडर्ड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस में bx, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है कोफिशिएंट है a b, तो यहाँ पे जो -ba है यहाँ पे है, तो यहाँ पे a की जगह कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे। यहाँ पे -ba है ना, पहले हम क्या निकाल लेते हैं मूलों का योग निकाल लेते हैं -b/a, तो -b की जगह क्या पे है, b है तो b को पुट कर देंगे, नीचे a क्या है 1 है, यहाँ पे ये पुट कर दिया अपने ने, और माइनस का निशान ऐसे का ऐसा ही। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल कैसे होता है अल्फा गुणा बीटा, यानी कि c/a, c एज इट इज, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे नीचे 1 लिख लेंगे। जो योग था यानी कि -b/1 वो किसके बराबर दे रखा है हमें, वो दे रखा है -8 के। यहाँ पे एक भाग में वहाँ पे गुणा में जाएगा तो -8 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस से माइनस कट जाएगी, b कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 8। इसी प्रकार गुणनफल जो हमें दे रखा वो कितना है 16 है, एक भाग में गुणा में चला जाएगा, c किसके बराबर आ जाएगा सर 16 के बराबर आ जाएगा। पूछा क्या है b और c का जोड़, b कितना है 8, c कितना है 16, कितना हो जाएगा b और c का जोड़, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। ए आंसर हमारा क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 2 और 3 है, बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्रमशः 9 और 7, बेलन और शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उसके आयतनों का अनुपात दे रखा है, हमसे पूछा है उसकी ऊंचाई का अनुपात हमें बताइए आप। ठीक है, शंकु की त्रिज्या यहाँ पे हम लिखते हैं शंकु, और दूसरा क्या दे रखा है बेलन, बेलन और शंकु दे रखे हैं, बेलन शंकु। ठीक है, कितना अनुपात है 2 और 3 का, ये किसका है त्रिज्या का, इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2। ओके, फिर इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है अपना πr²h, इसका क्या होता है 1/3 πr²h। इसका अनुपात हमें कितना दे रखा है 9 और 7 का। फिर पूछा है कि हाइट यानी ऊंचाई का अनुपात क्या क्या है वो ज्ञात कीजिए। निकाल लेते हैं, इसका आयतन के अनुपात से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जैसे कि बेलन बेलन का जो है हमारा आयतन कितना है पाई एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसकी जो रेडियस हमने क्या मानी थी r1, यानी कि इसका स्क्वायर r1 कितना दे रखा है 2,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर, 2r1 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना है h1, इसकी जो बेलन का उसको h1 r1 मान रखा है, और जो शंकु वाला उसको r1 और h2 मान लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1/1/3 पाई r2, r दे रखा है ना, r की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी 3, तो 3r स्क्वायर यहाँ पे h2। आयतन का कितना अनुपात दे रखा है हमें 9 और 7 का, कितना दे रखा है 9 और 7 का। देखो पाई से पाई कट जाएगा, क्या हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इस 3 से इस 3 कट, ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या रह जाएगा r का स्क्वायर, ऊपर क्या है 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और r का स्क्वायर एज इट इज। r का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, r2 का स्क्वायर ये 1 था। यहाँ पे कितना है 9/7, यहाँ पे कितना है 9/7, कितना यहाँ पे 9/7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 चौका 28, r से r भी तो कट रहा है ना, यहाँ पे r से r पूरा कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 28/9, 28/9। रेशियो में कुछ गड़बड़ हुई है हमारे से, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है लगता है। यहाँ पे कितना था रेडियस सिलेंडर की और कोन की दे रखी है, सिलेंडर की और कोन की 2 और 3 में, ठीक है। ये हमने मान लिया 2r, यहाँ पे मान लिया 3r, या फिर इसकी जगह x मान लेते हैं 2x और 3x, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वो 9 और 7 है। इसकी बेलन की होती है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कितना होता है पाई r1 क्या है 2x, यानी कि 4x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे h यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर आर कितना है इसका 3, तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे 9x स्क्वायर। गड़बड़ पता चलिए आपको कहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर नहीं करा था, देखिए यहाँ पे, ठीक है 3 का स्क्वायर करना था ना पूरे होल का, यहाँ पे भी नहीं किया था, यहाँ पे हमने आर का कर दिया था बस। यहाँ पे देखिए ये 2 का भी कर रखा था लेकिन 3 का नहीं करा था यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हुई हमसे, ठीक है। आगे क्या दे रखा था यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे h और आएगा h2, कितना अनुपात है भाई 9/7 का। ध्यान रखना आप भी ऐसे, कई बार कैलकुलेशंस में थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं रहता, किसी नंबर का स्क्वायर करना है या किसी से किसी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्वेश्चन में कई बार आता है 3 से 3 की गुणा करनी है, तो हम 3 से 3 को जोड़ देते हैं कई बार जल्दी में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, ठीक है। पाई से पाई कट रही है सर, हाँ जी, 3 से 3 यहाँ पे कट रहा है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना रह गया देखो 4 यहाँ पे रहा है, 4 और h1 यहाँ पे है, 4 और h1, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या बचा हमारा, और 3 और h2 यहाँ पे बचे हैं, 3 और h2। रेशियो कितना दे रखा है 9 और 7 का। हमें किसका अनुपात निकालना है, ऊंचाई का, इनका निकालना है, तो इनको हम यहीं पे रखते हैं, जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अनुपात 27/28, कितना अनुपात आ जाएगा 27/28, जो कि हमारा ए ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट। समझ में आया भाई आपको, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ऐसा होता रहता है, लेकिन ध्यान रखना है, और ये कब कम होगा जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, कई बार ध्यान नहीं जाता ना, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से, कोट 9 गुणा कोट 27 डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे क्या है डिग्रीज, एंगल है ना ये, ठीक है। तो कोट 9 डिग्री इंटू कोट 27 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री और कोट 81 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो एक बेसिक सा मैं इसको आपको बता देता हूँ कि हमारा एक तो रहता है कि कोट tan थीटा इंटू tan थीटा, वो किसके बराबर होता है 1, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब अगर दो कोण, दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हो ना, तो उनकी गुणा भी अगर हम करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 9 कोट 9 और कोट 81, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 बन रहा है, तो ये 1 बन जाएगा। कोट 45 और कोट 63, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी 90 यानी कि 1, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती ही है, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा
कोट थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तीसरी ये है कि कोट थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम तो शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो शॉर्ट तरीका तो हमारा यही है कि जो यहाँ पे लिख रखा है कोट 9 डिग्री, हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कि जो जुड़ के 90 डिग्री बना रहे हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। वहाँ पे कोट 9 और कोट 81 बना रहे हैं, कितना, कोट 9 और कोट 81। ठीक है, ये लिख लिया, इकट्ठा लिख लिया इनको। फिर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोट 27 डिग्री और कोट 63 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी 90 डिग्री का सम बना रहे हैं। कोट 63 डिग्री इंटू कोट 27। ठीक है, और तीसरा कोट 45, ये अलग रह गया। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम 90 का बना रहे हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहे हैं सम, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और कोट 45 डिग्री की वैल्यू तो होती ही 1 है, तो इसका पूरे का मान कितना आ गया सर, 1 आ गया। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन चैप्टर्स को आप तभी फास्ट कर पाओगे तब जब आपको इनके फॉर्मूले की नॉलेज होगी, जब आपको इनके फॉर्मूले याद रहेंगे। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही ट्रेन में बैठा है। विपरीत दिशा से आ रही 525 मीटर लंबाई की एक अन्य ट्रेन 15 सेकंड में उसे पार कर देती है, तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर घंटे में ज्ञात करनी है। क्या कहा कि एक व्यक्ति है, एक ट्रेन में बैठा है, ठीक है, और उस जिस ट्रेन में वो बैठा है वो 72 किलोमीटर की जो रफ्तार है उससे दौड़ रही है। सामने से एक ट्रेन आती है जिसकी लंबाई 525 मीटर लंबी है और वो उसको 15 सेकंड में क्रॉस करके चली जाती है। ठीक है, तो बतानी है कि उस ट्रेन की गति कितनी थी। ठीक है, कितना डिस्टेंस था, टोटल लेंथ कितनी थी, 525। ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम करते हैं ना, लेंथ जोड़ते हैं। दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या जुड़ेगी, दूसरी ट्रेन की लेंथ बताइए, नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो आदमी खुद की बात कर रहा है। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही ट्रेन में बैठा है, विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आई, एक अन्य ट्रेन आई, 15 सेकंड में उसे क्रॉस कर देती है। किसे क्रॉस कर देती है, उस व्यक्ति को क्रॉस कर देती है। तो उस ट्रेन के कंपैरिजन में उस व्यक्ति की जो लेंथ है उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, यानी कुछ नहीं मानेंगे उसको। ठीक है, 0 मानेंगे, तो 525। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर में, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे सेकंड में, तो इसको किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। जो 72 किलोमीटर है, 72 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये तो उसकी स्पीड थी। जिसकी दूसरी ट्रेन की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, उसकी हम मान लेते हैं कि y थी। ठीक है, आगे कितने समय में क्रॉस करती है सर, 15 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, 15 से यहाँ पे कट रहा है, हाँ 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है। 15 से यहाँ पे कट रहा है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45। यहाँ पे कितना रह जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 7 52, यानी कि 7 रह गए यहाँ पे और 5, 15 पंजे 75। कितना आया, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे कितना आ गया, 75 आ गया, 35 आ गया, सॉरी 35। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 प्लस वाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 प्लस वाई। कितना आ जाएगा, 20 प्लस वाई। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो दूसरी ट्रेन थी उसकी भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में आई होगी। कितने में आई होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आई होगी। तो उस यहाँ से भी हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कितने में, 5/18 में। यहाँ पे पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर था। नहीं, आपको ये समझ में आया क्यों काटा मैंने वापस से, क्योंकि दोनों स्पीड थी, दोनों ट्रेन थी। अगर इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो उसकी भी किलोमीटर प्रति घंटे में मान के चलते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस दोनों को एक साथ ही हमें किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे 5 से यहाँ पे काटेंगे, कितना, 7 पे कट जाएगा। 18 से 7 की गुना होगी, कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, 18 से 7 से गुना होगी, कितना हो जाएगा, 126। यहाँ पे कितना है, 72 प्लस में y। इसको यहाँ से माइनस करेंगे, 6 से 2 गया 4, 12 से 7 गए 5, तो y कितना आ जाएगा, 54।
फाइव कितना आ जाएगा 54। इसका ये आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहन मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन्स इन अ 70th इनिंग, यानी कि अपनी 17वीं पारी में वो 97 रन बनाता है। मोहन जो है अपनी 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 97 रन बनाता है। तो उससे उसका जो एवरेज है, उसका जो औसत है वो 3 से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है? 3 से। फाइंड द एवरेज आफ्टर। तो उसका टोटल का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है 17 इनिंग का, सारी 17 इनिंग का। तो उससे पहले वो 16 इनिंग खेल चुका होगा, 16 पारी खेल चुका होगा, राइट। और उसका एवरेज क्या, उसका नहीं पता सर, तो एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। ये कह रहा है कि 17 पारी में जो उसने 97 रन बनाए ना, उससे इसका जो एवरेज है वो कितने से बढ़ा है? 3 से बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 3 से बढ़ा है। एवरेज का मतलब मैंने पहले बताया था ना क्वेश्चन में, अगर 3 से बढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पर्सन का बढ़ा है। 3 से बढ़ने का मतलब जितने भी पर्सन उस ग्रुप में हैं, हर किसी का 3 3 3 3 3 करके क्या हुआ? बढ़ गया। तो कितने पर्सन है इस ग्रुप में? इस ग्रुप में सर 17 पर्सन पारियां की बात चल रही है। तो यहाँ पे कितनी पारियां होगी? 17 पारियां होगी, क्योंकि 16 तो थी, एक और ऐड हो गई। ऐड होने से 3 बढ़ा, ठीक है। तो 17 से 3 3 बढ़ा सबका, कितना हो गया? 17 3 51, 51 बढ़ गया सर, बढ़िया। कितना बढ़ गया? 51 बढ़ गया। पूछा क्या है? एवरेज पूछा है टोटल। वो लेके कितना आया है? 97। कितना लेके आया है? 97। 7 से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 6। 9 से 5 4, कितना? 46। 46। और एवरेज कितना बढ़ा फिर? 3 से बढ़ा, तो 3 इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। समझ में आया आपको? ये शॉर्ट मेथड है, डेविएशन मेथड है, कि यहाँ पे 16 पारियों में उसका एवरेज एक्स था, ठीक है। 17वीं पारी में उसने 97 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज क्या हुआ? जिससे उसका एवरेज 3 3 से पूरे ग्रुप का, यानी पूरी पारियों का एवरेज, जो 17 पारियां थी टोटल, उनका एवरेज 3 से बढ़ गया। 3 से बढ़ने का मतलब हर किसी का 3 3 से बढ़ना। टोटल पारियां 17 है, तो 17 थी 51। कितना स्कोर बढ़ा होगा? 51 स्कोर बढ़ा होगा, ठीक है। तो लेके आए 97। तो 97 से 91, जो ये 51 है, उसको माइनस कर देंगे, तो जो रियल जो अपनी एवरेज थी वो निकल के आ जाएगी। कौन सी? एक्स वाली। कितनी? 46। लेकिन पूछी कौन सी है? दोनों की मिला के। तो दोनों की मिला के तो 3 बढ़ गए थे, तो 3 बढ़ा दिए, कितना हो गया? 49। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो कैसे होता है? क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला अपना? आंकड़ों का जोड़, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, जब ट्रेडिशनल से करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। औसत क्या होता है? औसत होता है हमारा आंकड़ों का जोड़, जोड़ और संख्या। शॉर्ट में लिख रहा हूँ आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये होता है। तो जोड़ देख लेंगे। पहले हमने माना कि 16 इनिंग थी, 17वीं खेली है, तो उससे पहले 16 खेली होगी ना। तो 16 का एवरेज कितना था? एक्स। जोड़ निकल जाएगा, ये सम निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या की जब औसत से गुणा करेंगे तो जोड़ निकलता है। यहाँ पे औसत दे रखी है, यहाँ पे संख्या दे रखी है, तो इसकी गुणा करेंगे तो जोड़ निकल आएगा। तो 16 एक्स। फिर एक 97 रन बनाया अगली पारी में उसने, 17वीं पारी में, ठीक है। औसत जो पारियां कितनी हो गई? 17 हो गई। और जो औसत थी पहले एक्स, उसमें क्या बढ़ गया सर? 3 बढ़ गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, कितना हो जाएगा? 17x। 17 थी ये 51। यहाँ पे कितना था? 16x प्लस में 97। 16x वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक अकेला क्या रह जाएगा? x। 91 यहाँ से आके माइनस होगा, 7 से 1 गया कितना? 6। 9 से 5 गया कितना? 4। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 46। x की वैल्यू कितनी आई है? 46। और 46 से 3 बढ़कर तो एवरेज कितना हो जाएगा? 49। यही मैंने आपके क्वेश्चन में यहाँ पे करके दिखाया था। आया समझ? ये ट्रेडिशनल आपका, ये मैंने आपको शॉर्ट में करके बताया था। ये शॉर्ट में आपका ओरली हो जाता है। ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, ये ओरली हो जाता है बिना पेन पेपर के। आपको यहाँ से हिसाब लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, कि 17वीं इनिंग में 97, तो 3 से बढ़ गया। 3 से बढ़ने का मतलब 17 बंदे हो गए, हर किसी का 3 से बढ़ेगा तो 51 होगा। 51 से इससे माइनस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा। ओरिजिनल से 3 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 बढ़ा है, तो 49 हो जाएगा। ऐसे बाकी डिटेल में बात करेंगे हम जब चैप्टर वाइज क्लासेस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है डेविएशन मेथड को, राइट। अगला है रिड्यूस 368, 368 और 575
टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। यानी कि लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सरल रूप में बदलें, सरलतम रूप में, लोवेस्ट में। इसका मतलब होता है कि उसका जो HCF है वो एक रहना चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, तब उसको मानेंगे कि वो उसके सरलतम रूप में है या फिर उसके लोवेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे। यहाँ पे देखिए नीचे 575 है, तो 5 से कटने वाली संख्या आएगी नीचे 25, ये भी हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता कि 29 है नीचे, 29 और 5 कहाँ जाएगा फिर, नहीं कटेगा ना। ऊपर देखेंगे ये 68 जो हमें दिखाई दे रहा है कि 4 से कट रहा है सर, 4 से कट रहा है, तो 30 भी नहीं हो सकता, 30 4 से पूरा नहीं कटेगा, 28 कटेगा और 16 कटेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे 4 से भी हमने देख लिया और 7 से और देख लेते हैं, क्योंकि 4 और 7, यहाँ पे 28 है ना, मुझे दिख गया, यहाँ पे 7 दिख गया मुझे, तो मैं 7 से यहाँ पे भी देख लूँगा। अगर 7 से होता होगा तो ऑप्शन ये होगा, नहीं होता होगा तो 16 हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 से जो डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा तरीका रहता है कि जो लास्ट की डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी का जो संख्या रह जाती है उससे माइनस करते हैं, और वो डिफरेंस जो आता है वो 7 से भाग हो गया तो वो संख्या भी पूरी 7 से भाग हो जाएगी, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 2 से इसकी गुणा करेंगे 16, और 36 से 16 को माइनस कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 की गुना करी और जो बाकी संख्या रहेगी उससे क्या होगा, वो जो हमने गुना करी थी 2 से 8 की उसको माइनस कर देंगे, लाइक 0 और यहाँ पे 2। तो सर ये तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 25। काट के देख सकते हो आप, 16 से 36 को डिवाइड करेंगे कितना, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, सॉरी 32, 4 रह गया, 16 तिये 48। इसको काटेंगे 25 से, ये तो ऑफ कोर्स कट ही रहा, आपको पता ही होगा 75 है पीछे, 25 से इजीली कट जाएगा, 5 वहाँ पे भी है लास्ट में, 5 वहाँ पे भी है। काटना चाहो तो 25 दूना 50, 7 रह जाएगा, 25 दिया 75। ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल की क्लास का है, कल की क्लास में आपको ये समझ में नहीं आया था, तो मैं आज दोबारा से इसको आज की क्लास में इंक्लूड करके लाया हूँ। इसमें बोला क्या गया था कि ए और बी का विक्रय मूल्य एक जैसा है, यानी कि ए जब किसी वस्तु को बेचता है, ए जब किसी वस्तु को बेचता है और बी जब किसी वस्तु को बेचता है, तो दोनों को एक जैसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक जैसे पैसे मिलते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। आगे क्या बोला कि उनकी लागत मूल्य का अनुपात कितना है, 5 और 3 का है। आर्टिकल ए को 125 की हानि पर बेचा जाता है, जबकि आर्टिकल बी को 75 के लाभ पर। दोनों आर्टिकल पर उनकी लागत मूल्य से 40% ज़्यादा पर बेचा जाता है, आर्टिकल ए पर कितना छूट दिया होगा। देखिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, और उसको निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो देखेंगे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है छूट, हमसे पूछी गई है क्या, छूट। छूट हमें किस पर मिलती है, छूट सर हमें अंकित मूल्य पर मिलती है। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य को हम कैसे निकाल सकते हैं सर, वो तो हमारे लागत मूल्य से निकाल सकते हैं या फिर क्रय मूल्य से। किससे, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। समझ में आ रहा है नहीं, हम कोई चीज़ लेके आए, हमारी लागत पड़ी उसकी 10, ठीक है, हम दूसरे को बेच रहे हैं, उससे बढ़ा के बेचना चाहते हैं उसे, तो हमने 10% बढ़ा दिया, 10 का 10% 1 होता है, तो 11 की हमने वो चीज़ रख दी। फिर बोलते हैं कि चलो डिस्काउंट दे देते हैं तुझे 1 रुपये का, वो 10 में बेच दी, तो डिस्काउंट किस पे मिला, छूट किस पे मिली, बढ़े हुए प्राइस पर। बढ़ाया किस पे, जो हमारा लागत मूल्य था। यही यहाँ पे लिखा है कि लागत मूल्य पर बढ़ाने पर अंकित मूल्य होता है और अंकित मूल्य पर हमें छूट मिलती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे छूट पूछी है तो अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा सर, और लागत यानी कि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया है हमसे कि इनका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, कोई बात नहीं, विक्रय मूल्य क्या है, इन दोनों का बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ बी। ठीक है, आगे क्या दिया, इनके लागत मूल्य का अनुपात यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है ए और बी का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, रेशियो कितना है, 5 और 3 का। ठीक है, रेशियो में तो वेरिएबल मान लेते हैं। आर्टिकल ए को 125 की हानि पर, ए को 125 की हानि पर, देखो हानि के लिए मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है, और आगे बी को 75 के लाभ पर, बी को 75 के लाभ पर,
और लाभ के लिए मैं प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दोनों आर्टिकल पर उनकी लागत मूल्य से 40% ज़्यादा, फिर छूट बतानी है, बाकी वही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें जो एक चीज़, एक कंडीशन दी है कि दोनों का विक्रय मूल्य जब बेचते हैं तो वो बराबर रुपए मिलते हैं दोनों को, ये दे रखी है। अगर इन इक्वेशन को हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जो हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो हमारा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य निकला आएगा, जिससे हम छूट निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ से सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालोगे। मान लो आपने कोई 10 रुपये में एक चीज़ खरीदी, ठीक है, वो आपने 5 की बेच दी, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया ना, जो आपने बेचा 5 में बेचा। नुकसान कितने का हुआ, 5 का हुआ। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपने कितने में चीज़ बेची। आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, 10 की आपने चीज़ खरीदी थी, और आपके पास वो बेचने से आए हाथ में कितने, 5 रुपये, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ ना। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस को, कितने में बेची, कि 10 रुपये थे, उसमें से 5 अगर माइनस करूंगा, यानी कि जो लॉस हुआ है, 5 लॉस हुआ था ना, उसको जो माइनस करूंगा तो मेरा विक्रय मूल्य निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस से अगर हम लॉस को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि जितने पर चीज़ बेची है वो निकल आएगा। यहाँ लाभ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में वो चीज़ जोड़ देंगे जितने का लाभ हुआ है, तो हमारा क्या निकल आएगा सर, हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने में चीज़ बेची है वो निकल आएगा जी, ठीक है। कितना, 75। यहाँ पे 5x, यहाँ पे 3x, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा सर, 2x। यहाँ पे 125 माइनस का, वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। 125 में 75 जोड़ेंगे तो सर 200 आ जाएगा। 2 से 200 को काटेंगे, कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का उठाया मैंने, ये इसलिए उठाया था कि ताकि इसमें आपका अंकित मूल्य है, आपका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और छूट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करा सकूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, x 100, तो 100 आया है, यानी कि यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा सर 500, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 300, कितना हो जाएगा, 300। फिर अंकित मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। अंकित मूल्य के लिए इसने बोला था कि 40% बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस यहाँ से निकालेंगे बढ़ाकर, ठीक है। 40% बढ़ाएंगे, इसका 40% कितना होगा सर, 200। 500 पे 200 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 700। इसका मार्क प्राइस कितना निकलेगा, यहाँ पे कितना बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कितना, 40%, ठीक है। या इसका 40% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 120। तो मार्क प्राइस कितना कितना हो जाएगा इसका, 420। कितना हो जाएगा, 420 बढ़ के। छूट किस पे पूछी है, ए पे पूछी है, तो हमें ए का लेना है, ठीक है। ए पे छूट, तो देखो नुकसान कितना हुआ है, 500 की वो चीज़ खरीद के लाया था, 125 के नुकसान पे उसने बेच दी। 500 से 100 गया कितना, 400, और 25 और गया कितना, 375, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 375 था, और उसका अंकित मूल्य कितना था, 700। क्वेश्चन में पूछा कि 700 की चीज़ हमने अंकित मूल्य रख रखा था, और छूट देके वो बेचा कितने, 375 में। तो पूछा कि छूट कितने की दी आपने, तो 700 में से 300 गया कितना, 400 रह गया, 75 और गया कितना रह गया, 325। कितना रह गया, 325। अब आया भाई समझ, जिसको इस क्वेश्चन में डाउट था वो आ गया समझ। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, किया क्या है। पहले इसने बोला कि सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है, विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि जो लागत मूल्य है उनका अनुपात दे रखा है, ए को कुछ नुकसान हुआ है, बी को कुछ फायदा हुआ है, ठीक है। फिर इसने बोला कि जो उनकी लागत मूल्य है, उन्होंने कुछ अंकित मूल्य रखा होगा तो वो 40% बढ़ा के रखा है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि जो उसने चीज़ बेची, जो उसने चीज़ बेची कितनी छूट पर बेची है, ये हमसे पूछा था। छूट कितनी दी है उसने, ये पूछा था। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के रेशियो थे, यहाँ पे इसको लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य निकाल कर हमने एक्स की वैल्यू निकाली, वहाँ से हमारा क्या हुआ, लागत मूल्य निकल के आ गया। यहाँ पे लागत मूल्य कितनी थी, 500, यहाँ पे कितनी थी, 300। फिर इसने बोला था 40% बढ़ा के इसका अंकित मूल्य करना है, 40% बढ़ा के हमने इसका अंकित मूल्य कर लिया। यहाँ पे 700 हो गया, यहाँ पे 420 हो गया। फिर हमने देखा कि बेची कितने में थी, ये ने 375 में बेची थी। क्यों, क्योंकि इसका अगर लागत मूल्य 500 है, अगर 125 के लॉस पे बेचेगा तो वो 375 में बेचेगा,
और अंकित मूल्य कितना था 700, तो 375 में बेची है और 700 अंकित मूल्य था, तो छूट कितने की दी होगी सर 325 की दी होगी। ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो आज के क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको क्लास के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आपके डाउट जो हैं वो डाल सकते हो। मैं जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा वो अगली क्लास में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।